नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं और कमर कस ली है। इसी पर हम बात करेंगे, किसका होगा 2022। उत्तराखंड में आगामी 2022 महासंग्राम के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अनौपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। सत्ता में काबिज बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं विपक्षी कांग्रेस पार्टी भी हरीश रावत को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हुए सत्ता में आने का दावा कर रही है। इसके साथ ही तीसरे दल के रूप में उभर रही आम आदमी पार्टी भी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को सीएम का चेहरा बनाने की बात कर रही है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर तीनों पार्टियों ने अभी तक औपचारिक तौर पर सीएम का चेहरा घोषित क्यों नहीं किया। इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछने लगी है। सत्ता में काबिज बीजेपी राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों के सहारे जनता के बीच जाने की तैयारी में लगी हुई है, तो दूसरी ओर बीजेपी सरकार के सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को 2022 के दंगल में उतारने की बात अनौपचारिक तौर पर कर चुकी है। बीजेपी का कहना है कि हमारा नारा अब होगा युवा मुख्यमंत्री और 60+, और इस अभियान के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। आज नारा दिया युवा मुख्यमंत्री और 60+। ये हम लोगों ने संकल्प के साथ हमने चुनाव अभियान शुरू किया है कि युवा मुख्यमंत्री और 60+ सीट। इस अभियान के तहत हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बाकी जितने हमारे काम हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाना और बूथ के बाद पन्ना प्रमुख, इस प्रकार की सारी योजना को लेकर हम लोग आज से शुरुआत की है। आज भी बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी लगातार निरंतर इस प्रकार से पूरा दौरे और प्रवास कर रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने पंजाब फॉर्मूले को अपनाते हुए अपनी नई टीम भी तैयार कर दी, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने अनौपचारिक तौर पर हरीश रावत को सीएम का चेहरा बनाने की बात कह रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि पार्टी 2022 विधानसभा में हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जो कि ये है कैंपेन कमेटी। आप समझते हैं प्रचार, तो प्रचार का चेहरा बनाया गया, तो इसका अर्थ यही मानता हूं मैं कि भाई वो चेहरा सब लोगों में ज्यादा असरकारक है, उसी को तो चेहरा बनाया जाता है। तो चूंकि जो असरकारक चेहरा है उनको बनाया गया है, और बाकी मुख्यमंत्री का जो फैसला आप कह रहे हैं वो निश्चित रूप में, जब अभी तो हमारा मकसद सिर्फ ऐसी जन विरोधी सरकार को उखाड़ना है, ये हमारा पहला मकसद है। और जो आपने प्रश्न पूछा, इसका भी समय आने पर निर्णय करेंगे। वहीं तीसरे दल के रूप में तेजी से उभर रही आम आदमी पार्टी ने भी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री के रूप में उतारने की बात को लेकर युवाओं से सीधा संवाद किया है। इस दौरान रुड़की पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर एक और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड की जनता को 3 मुख्यमंत्री दे दिए, बावजूद इसके लोगों की अपेक्षाओं पर भाजपा सरकार खरी नहीं उतर सकी। और भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ एक कट्टर देशभक्त के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोठियाल साहब हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीनों का वक्त बाकी रह गया है। वहीं इन सब के बीच बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अनौपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा तो घोषित कर दिया, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कब तीनों पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे जनता के सामने आएंगे। देहरादून से के न्यूज के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट।
तो तीनों पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर बात करें बीजेपी की तो उसका कहीं ना कहीं ये कहना है कि पुष्कर सिंह धामी युवा हैं और 60+ का नारा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं औपचारिक तौर पर बीजेपी का भी कहना है कि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर वो चुनाव लड़ेगी, हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। और अगर बात करें हम कांग्रेस पार्टी की तो हरीश रावत जो हैं उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाना मतलब प्रचार के लिए एक बड़ा चेहरा घोषित करना। तो दबी जुबान में सब यही कह रहे हैं कि हरीश रावत ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन विरोध के सुर उसमें अभी उठ रहे हैं और विरोध के सुर बने हुए हैं। वहीं अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो वहाँ भी कहा जा रहा है रिटायर्ड कर्नल जो अजय कोठियाल हैं उनके चेहरे पर सहमति जताई जा रही। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। नवीन ठाकुर हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर स्वागत है आपका। और शिशुपाल हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर आपका भी स्वागत है। नवीन जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा। बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है चुनाव की, लेकिन जो औपचारिक ऐलान है चेहरे का, किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। देखिए, बीजेपी को तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी लगातार विकास के कार्य जो अपने अपने राज्यों में करती है या केंद्र स्तर पर होते हैं, उनके दम पर ही हमेशा चुनाव लड़ती है। और इसका प्रमाण लगातार जो प्रदेश में उपचुनाव हुए, प्रदेश में हुए, देश में हुए हैं, उसका जो है परिणाम जनता के सामने है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त, चाहे वो कोरोना काल का पहला वर्ष रहा हो, चाहे कोरोना की दूसरी लहर ले ही हो, लगातार जनता के बीच में उनकी सेवा करने के लिए रहा। ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने हो तो जान पर खेलकर रात भर जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने ऑक्सीजन पहुंचाए। जहां पे मास्क की जरूरत हुई मास्क का वितरण हुआ, जहां सैनिटाइजर की जरूरत हुई सैनिटाइजर, जहां राशन चाहिए था वहां राशन पहुंचाया, जहां पेशेंट को खुद लेकर जाना था वहां लेकर गए। और तो और वैक्सीनेशन के लिए आपने ठीक है नवीन जी आपको रोकना चाहेंगे। हम सीधे देवरिया चलेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया के दौरे पर हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया के दौरे पर हैं। मेडिकल कॉलेज जो वहां बन रहा है उसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं। देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें हैं देवरिया से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। एक बड़ी लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके निरीक्षण के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें देवरिया से सीएम योगी आदित्यनाथ की। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव हैं और लगातार प्रदेश के कई जिलों के दौरे कर रहे हैं। कल सीएम गोरखपुर में थे और आज देवरिया पहुंचे हैं। तो सीएम के दौरों का सिलसिला लगातार जारी है। देवरिया की तस्वीरें हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। एक बड़ी लागत से अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका निरीक्षण कर रहे हैं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें देवरिया से। कई सारे अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, कुछ नेता भी मौजूद हैं। आपको बता दें, महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज है, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश है सरकार की और कई सारी सुविधाओं से लैस होगा ये मेडिकल कॉलेज, ऐसा कहना है सरकार का। और उसी के निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं सीएम। सीधी तस्वीरें देवरिया से सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो
देवरिया के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देवरिया दौरे पर हैं आज। वापस हम देवभूमि के दंगल की बात करेंगे। वापस हम नवीन जी के पास आएंगे। नवीन जी, सवाल आपसे ही हो रहा था कि हमेशा ये कहा जाता है कि पार्टी चेहरे के साथ उतरेगी, लेकिन हमेशा ये सवाल करना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि सरकार जो है चेहरा जो है वो कब घोषित करेगी। हमारे साथ सुजाता जी भी हैं। सुजाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, आपसे ही सवाल है हमारा कि क्या चेहरा नहीं घोषित करेगी बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चेहरा घोषित करने की भी कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर ठीक है। एक बार नवीन जी, माफी चाहूंगा रोकने के लिए आपको। हम सीधे वापस देवरिया चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। की प्रेरणा से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत इस सत्र में महर्षि देवरा भवा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए ये कॉलेज पूरी तरह तैयार है। पहले सत्र के लिए मेडिकल कॉलेज को तैयार किया जा चुका है। नेशनल मेडिकल काउंसिल की इंस्पेक्शन के साथ जैसे ही अप्रूवल प्राप्त होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रदेश के उन 9 मेडिकल कॉलेजेस का हम एक साथ शुभारंभ करवाएंगे जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत और राज्य सरकार के स्वयं के संसाधन से भी स्थापित हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अपने आप में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा और विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान होता है। आज से 5-7 साल पहले देवरिया में भी कोई मेडिकल कॉलेज होगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं करता था। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए देश के अंदर एक नया अभियान प्रारंभ किया। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जब मैं बात करता हूं, 1947 से लेकर 2016 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने थे। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के सहयोग से और अपने संसाधनों से लगभग 32 मेडिकल कॉलेज 16 से लेकर के 2020-21 के बीच में बनाई है या उनको स्वीकृति दी है। विगत वर्ष हम लोगों ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 8 नए मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश प्रारंभ किया था और सफलतापूर्वक मेडिकल कॉलेजेस अपनी सेवाएं प्रदेशवासियों को प्रदान कर रहे हैं, अपनी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। और कोरोना महामारी के दौरान उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। अभी एनएमसी के इंस्पेक्शन के साथ जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, 9 मेडिकल कॉलेजेस में प्रथम सत्र की शुभारंभ का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। यानी 17 मेडिकल कॉलेज तो ये हैं जिन्हें हम मात्र 4-4.5 वर्ष के दौरान जिन पर हम पढ़ाई शुरू करवा रहे हैं। और इस 21-22 के लिए हम 14 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बना रहे हैं, जिनकी स्वीकृति दी जा चुकी है, बजट का प्रावधान किया जा चुका है, वहां पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब प्रदेश के अंदर 16 जनपद ऐसे हैं जहां पर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है।
जैसे महाराजगंज है, संत कबीर नगर है, मऊ है, बलिया है, ऐसे 16 जो जनपद बचे हैं इनको भी हम पीपीपी मोड में एक नई कार्य योजना इनके लिए हम लोगों ने तैयार की, एक पॉलिसी हम लोगों ने इसके लिए बनाई है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत अगले 6 महीने के अंदर हम लोग इन सभी जनपदों में भी एक एक नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड में राज्य सरकार के सहयोग से और भारत सरकार के सहयोग से स्थापित करने की एक कार्य योजना को लेकर के आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि जिस उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे, उसी उत्तर प्रदेश में जब केंद्र और राज्य में एक जैसी विचारधारा की सरकार होती है, एक पार्टी की सरकार होती है, तो उसका क्या प्रभाव होता है केवल मेडिकल के क्षेत्र में ही हम देख सकते हैं कि 75 के 75 जनपद मेडिकल कॉलेजेस से आच्छादित होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने विगत वर्ष 2 एम्स का भी शुभारंभ किया। एम्स गोरखपुर, जिसमें एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में प्रवेश हुए थे, और रायबरेली में भी एम्स और रायबरेली के एम्स, गोरखपुर और रायबरेली के एम्स बनकर के तैयार होने जा रहे हैं। गोरखपुर एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के करकमलों से अक्टूबर माह में हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। एम्स विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा के लिए जाना जाता है और एम्स के विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को प्राप्त हो पाएगी। यह एक उपलब्धि पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से विशेष रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। खासतौर पर जो उपलब्धियां इस दौरान प्रदेश ने हासिल की, एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में देवरिया में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, पहले केवल बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था, आज यहां पर मेडिकल कॉलेज देवरिया में इस सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। इसी प्रकार से बस्ती में मेडिकल कॉलेज विगत सत्र में प्रारंभ किया जा चुका है। कुशीनगर में नया मेडिकल कॉलेज इस नए सत्र में 21-22 में हम लोगों ने स्वीकृति दी है, उसके लिए धन आवंटन हो चुका है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, केवल कार्य वहां पर प्रारंभ भी हो चुका है। एक कुशीनगर की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज है, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, यानी ये सभी नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। यानी मेडिकल कॉलेजेस की एक नई श्रृंखला यहां पर खड़ी हो रही है। देवरिया का ये मेडिकल कॉलेज, जिसकी कुल लागत लगभग 208 करोड़ है, इनमें से 155 करोड़ रुपए यहां पर अब तक खर्च हो चुके हैं और ये पूरा का पूरा निर्माण कार्य 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। एक फुल फ्लैश मेडिकल कॉलेज के रूप में इस मेडिकल कॉलेज के पास पर्याप्त अपना संसाधन होगा, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हमें मिला भी। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोरोना कालखंड में, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में, कैसे राज्य सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को इस कोरोना महामारी से बचाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। आप सब मीडिया से जुड़े हुए मित्र हैं और आप सब मीडिया से देश और दुनिया की खबरों को पढ़ते होंगे। कितना, यानी दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश, विकसित देश कोरोना से त्रस्त हैं।
संभले नहीं संभल पा रहा है। तमाम राज्यों में कोरोना की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें काफी बड़ा रोल रहा है। हेल्थ जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। कोरोना वॉरियर्स ने काफी अच्छा योगदान किया है। जनप्रतिनिधियों की सक्रियता, प्रशासनिक मशीनरी की संवेदनशीलता ने इस अभियान को और नई गति दी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो विगत 4 वर्ष के दौरान मस्तिष्क ज्वर देवरिया जनपद, जिससे सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में से था, आज पूरी तरह नियंत्रण की स्थिति में है। 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रित किया जा चुका है। आने वाले समय में किसी भी प्रकार की महामारी को रोकने में महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इसीलिए मैं आज मेडिकल कॉलेज देवरिया जनपद को आने वाले समय में प्राप्त होने वाला है, उससे पहले यहाँ निरीक्षण करने के लिए आया था। और निरीक्षण का कार्य, यहाँ पर जो कार्य अब तक हुआ है, संतोषजनक स्थिति में है। इस नए सत्र में हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को इस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने और यहाँ के माध्यम से उन्हें अपने मेडिकल क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक अवसर दे पाएंगे। इस दृष्टि से देवरिया का यह मेडिकल कॉलेज देवरिया की जनता की सेवा के लिए समर्पित है। आने वाले समय में इसको प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे। इस दृष्टि से इसकी पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रथम सत्र के लिए जो भी कार्य औपचारिकताएं होनी, ये सब पूरी हो चुकी हैं। केवल इंस्पेक्शन की आवश्यकता है, इंस्पेक्शन की तैयारी है और उसको हम पूरी तरह कर रहे हैं। फैकल्टी की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मुझे लगता है कि कोई भी कमी यहाँ पर रहनी नहीं चाहिए। जो मैंने अब तक यहाँ पे निरीक्षण किया है, जो मैंने बैठक में जो चीज़ें देखी हैं कि फैकल्टी पर्याप्त मात्रा में है, यहाँ पे सपोर्टिंग स्टाफ भी पर्याप्त मात्रा में है, यानी जो एनएमसी की गाइडलाइन उससे अच्छी संख्या में इनके पास है और उसको हम और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। जो लैब हैं, लाइब्रेरी है, क्लासरूम है, ये सभी अच्छी स्थिति में यहाँ पर इन लोगों ने तैयार की हैं और भी अच्छे ढंग से हम इसको आगे बढ़ाने में सफल होंगे। छात्रों के छात्रावास, छात्राओं के भी छात्रावास तैयार हो चुके हैं। उनके रहने की व्यवस्था, जो फैकल्टी मेंबर्स आ रहे हैं उनके भी आवासीय सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, उनको कराया जा चुका है। उसमें कुछ फैकल्टी मेंबर उसमें रह भी रहे हैं। फैकल्टी मेंबर के रूप में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के चिकित्सक हैं वे भी अपनी सेवाएं दे पाएंगे और उनके लिए आवासीय व्यवस्था पहले से है। लेकिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे ही एनएमसी का इंस्पेक्शन होता है और मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल मिलता है, उसके साथ ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इन सभी 9 मेडिकल कॉलेजेस का शुभारंभ भी करवाएंगे। मैं इस अवसर पर यहाँ पर अच्छे ढंग से मेडिकल एजुकेशन ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, हम बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करा सकेंगे। इसकी तैयारी लोग अतिशीघ्र करवा करके इंस्पेक्शन आदि की औपचारिकताओं को पूर्ण करवा करके इस नए सत्र में हर हाल में प्रवेश की प्रक्रिया संपन्न हो सके। कोरोना महामारी के बावजूद यह राज्य सरकार की और देवरिया के लोगों की एक उपलब्धि होगी कि कोरोना महामारी के बावजूद यहाँ के जनप्रतिनिधियों के प्रयास से मेडिकल कॉलेज एक नए रूप में आगे बढ़ रहा है। यही मुझे आप सबसे कहना था। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ को जो महर्षि देवराहा बाबा राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे वहां का निरीक्षण करने और जहां उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज को लेकर बहुत अत्याधुनिक व्यवस्थाओं का जो है निर्माण किया गया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोशिश है सरकार की कि इसी सत्र से जो एडमिशन प्रक्रिया है वो शुरू की जा सके और जल्द से जल्द खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ कराया जा सके, ये प्रदेश सरकार की कोशिश है। यूपी के देवरिया से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां का निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं। महर्षि देवराहा बाबा राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां बात कर रहे हैं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वापस इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सुजाता जी के पास आएंगे। सुजाता जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है, हरीश रावत को जो है कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया है और कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हरीश रावत के नाम पर सरकार कांग्रेस ने मुहर लगा दी है। कैसे मानते हैं? नहीं, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रभारी जी ने इस बात को साफ कर दिया है कि हम कलेक्टिवली जाएंगे चुनाव में। और देखिए, यही चीज भारतीय जनता पार्टी ने करी है। लेकिन हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली इतनी मजबूत प्रणाली है, अगर उसके तहत चलते तो शायद आज भाजपा का भी यह हाल ना होता, क्योंकि मोदी जी के चेहरे पे उन्होंने चुनाव लड़ा। और आज हमारी जनता जो है बार बार कहती है कि हमारे विधायक अपना काम नहीं कर रहे, सांसद नजर नहीं आ रहे। तो इस वजह से देखिए, वो जिस चीज को कर रहे हैं हम उस राह पे नहीं चल रहे हैं। उन्हें तो उस राह पे चलना चाहिए जो हमारे संविधान में हमें बताया गया है। इसलिए हम किसी को चेहरा घोषित करेंगे और ना कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई निर्णय आता तो आपको पता चल जाता। और प्रभारी जी ने इस बात को साफ कर दिया है कि हर क्षेत्र के प्रत्याशी अपने लोगों के प्रति न केवल जवाबदेह होंगे, मगर कलेक्टिवली चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सुजाता जी, जो बातें आप ही की पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आ रही हैं, अगर बात करें जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं गणेश गोदियाल, उनका कहना है कि उन्होंने खुद बोला है कि कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष जिसको बनाया जाता है वो एक बड़ा चेहरा होता है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर हम मान सकते हैं हरीश रावत को। ये खुद बड़ा चेहरा होता है नहीं है। हरीश रावत जी तो एक बड़ा चेहरा है, उनका कद बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। अगर हमारे अध्यक्ष जी की किसी बात को घुमा के दिखाया गया है या तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है तो वो गलत बात हो जाएगी। और इस बात को मैं कहूंगी कि ये जब बातें चलनी शुरू हुई कल, उसके बाद हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने इस बात को साफ कर दिया है कि हम कलेक्टिवली चुनाव में जा रहे हैं। ठीक है। शिशुपाल जी हमारे साथ हैं। शिशुपाल जी, आपसे सवाल है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया जो है डिप्टी सीएम, उन्होंने मीटिंग की है। कहा जा रहा जो रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल हैं उनके नाम पर सहमति बनती नजर आ रही, क्या कुछ कहना आपका? देखिए, आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से दिल्ली में भी ट्रेंड रहा है या सोच रही है, कर्नल साहब एक जो है बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, चाहे राष्ट्रवाद की बात कर लीजिए, उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है और सेना में सेवा करने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है ताकि गरीब लोगों तक जो है वो फायदा पहुंचाने का काम करे। जो 20-21 सालों में कांग्रेस बीजेपी ने इस उत्तराखंड को, जो जनता उनको ठगा सा महसूस जो कर रहे हैं, तो इसलिए कोठियाल साहब ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। और इसी परिप्रेक्ष्य में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने परसों उत्तराखंड की जनता के सामने बात की है कि कितने लोग ऐसे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि कर्नल कोठियाल जैसा व्यक्तित्व, जिन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण किया, जिन्होंने युवाओं को फौज में जाने के लिए प्रेरित किया, क्या वो उत्तराखंड के चेहरा होना चाहिए? तो जनता से मैसेज मैं आज देख रहा था ईटीवी भारत के सर्वे में, उसमें ये था क्वेश्चन कि क्या बीजेपी और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से बेहतर कर्नल कोठियाल होंगे, तो 77% लोगों ने उस पर
हामी भरी है और अभी सरकार चल रहा है। यानी आज जो विकल्प है उत्तराखंड के पास वो सिर्फ आम आदमी पार्टी और कर्नल कोठियाल जैसा नेतृत्व को लोग चाह रहे हैं। ठीक है, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना कि आपने इस चेहरे पे सहमति जताई है, अब बाकी जनता पे छोड़ दिया है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में आ रही हैं। हम नवीन जी के पास भी आएंगे, उससे पहले सुजाता जी आपको हम सुनाना चाहेंगे जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गणेश गोदियाल, हाँ हमारे संवाददाता से उन्होंने इंटरव्यू दिया है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दो भूमि के दंगल, जहां बात कर रहे हैं उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता ने दिल्ली से जो गणेश गोदियाल हैं कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष, उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हमारे साथ हैं। सर पहले तो आपको के न्यूज की तरफ से बधाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दूसरी बड़ी बात कि किस तरह की चीजें आप देखते हो, उत्तराखंड छोटा सा राज्य, लेकिन चाहे बीजेपी या कांग्रेस लगातार गुटबाजी दोनों पार्टियों में नजर आती है। अब आप अध्यक्ष बने, किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह से चुनाव मैदान में जाए? पहली बात तो धन्यवाद, आप मुझे बधाई दे रहे हैं, और ये बधाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये उत्तराखंड के तमाम कांग्रेस जनों के लिए बधाई है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात है कि आप कहते हैं कि गुटबाजी, मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक विपक्ष के द्वारा मीडिया के मुंह में डाले गए शब्द हैं, जिनको कि कांग्रेस के प्रति बार बार उकेरा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई गुटबाजी है। महत्वाकांक्षा सभी दलों में सभी लोगों की होती है, और अंततोगत्वा सभी दलों के जो राजनीतिक हाईकमांड हैं वो तय करते हैं, उसको मानना पड़ता है, ये सभी लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कहीं दृष्टिगोचर हो रहा हो कि यहाँ गुटबाजी है, तो कृपया मेरे नॉलेज में लाने का काम करिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, हमारे प्रदेश की जनता से वादा करता हूं कि उस राजनीतिक गैप को, उस क्रैक को मैं गोंद के रूप में भरने का काम करूंगा। मैं अपने को कोई नेता के रूप में स्थापित होने का मेरा सपना नहीं है। मेरा सपना है कि प्रदेश में जो ज्वलंत मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने विनाशकारी निर्णय लिए हैं और प्रदेश की जनता का अहित किया है, ऐसी सरकार को उखाड़ना है और प्रदेश में एक ऐसी सरकार की स्थापना करनी है जो हमारे उत्तराखंड राज्य निर्माण के शहीदों ने सपने देखे थे, उनके सपनों के अनुरूप एक हम सरकार स्थापित।
तो आप सुन रहे थे नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं गणेश गोदियाल। उनका कहना है कि जो भी फूट है, जो भी कमियां हैं, उसको हम गोंद बनकर भरने का काम करेंगे। हम वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नवीन जी के पास हम आएंगे। नवीन जी, अभी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं शिशुपाल जी, उन्होंने कहा कि हमने तो इस नाम पर सहमति बना दी है कि जो रिटायर्ड कर्नल कोठियाल हैं, अजय कोठियाल, उनके नाम पर सहमति है और जनता से पूछा भी जा रहा है, फीडबैक भी लिया जा रहा है और जनता के जो जवाब भी आ रहे हैं और 77% लोगों ने इस पर सहमति जताई है। देखिए, आम आदमी पार्टी केवल सोशल मीडिया पे ही काम करती है और सोशल मीडिया पे ही आम आदमी पार्टी का कोई कैडर वोट तो है नहीं। उत्तराखंड में धराताल पे इनके पास कार्यकर्ता कहाँ है? तो ये सोशल पार्टी चला रहे हैं और सोशल मीडिया पे ही सर्वे करेंगे। ये उनके खुद के सर्वे हैं, खुद के इनके जो है लोग हैं, तो इनके सर्वे से ज्यादा जो है हमें कोई सरोकार है नहीं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसका एक अपना बड़ा कैडर है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आम जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। हम अपने काम के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव में जाएंगे और पिछले जिस तरह के चुनाव जो है उत्तराखंड में उपचुनाव हुए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सारे उपचुनाव अपने कार्यकर्ताओं के दम पे और उत्तराखंड की जनता ने उनको जो आशीर्वाद दिया है उसी के दम पे 2022 में जाएंगे और निश्चित रूप से 2022 भी हम फतह करेंगे। जिस प्रकार हमने सारे उपचुनाव फतह किए, 2022 पुनः हम फतह करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 2022 में भारी बहुमत के साथ सरकार बनने वाली। नवीन जी, तो हम ये माने कि जो चेहरा है मुख्यमंत्री का वो अभी औपचारिक ऐलान नहीं होगा? अगर पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें, ऊर्जावान हैं, युवा हैं और लगातार जमीन पर उतर रहे हैं, तो ये माना जाए कि अगर बीजेपी जीतती है तो चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर हम देखेंगे, एक और मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्देश केंद्र से मिलता है उसका पूर्णतः पालन किया जाता है। कांग्रेस की तरह नहीं। अभी जो है आदरणीय दीदी कह रहे थे कि नहीं, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं है और हम जो है सब सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपने बयान सुना था, हरीश रावत जी ने खुद जो है मांग की थी कि उन्हें जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए और मोदी जी का डर भी हरीश रावत जी ने कांग्रेस को दिखाया था कि मोदी जी के सामने बिना चेहरे के हमने जीत सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कांग्रेस मोदी जी से डर रही है और मोदी जी के काम से कांग्रेस डरती है, मोदी जी के नाम से कांग्रेस डरती है। उनके जब सबसे बड़े नेता मोदी जी का नाम डर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, तो इनका मनोबल तो टूटा हुआ है कांग्रेस का। तो हरीश रावत जी चुनाव संचालन समिति के इनके प्रचार के अभी अध्यक्ष हुए हैं। बड़ी जद्दोजहद के बाद, पंजाब का मसला सुलटाने के बाद अब ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपने कहा कि मोदी जी के नाम से कांग्रेसी डरते हैं। सुजाता जी, नवीन जी कहना है कि मोदी जी के नाम से जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें एक डर का माहौल है। बता रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी वालों को के अंदर कितना मोदी जी का डर है, क्योंकि मोदी जी के चेहरे पे इसीलिए तो चुनाव लड़ते हैं क्योंकि इनकी तो आवाज नहीं निकलती, गुलाम मानसिकता है। ये बात मैं समझती हूँ, इनके दर्द को भी समझती हूँ और इनके भय को भी समझती हूँ। डरपोक है ये पूरी की पूरी कौम है। एक भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वाले, ये सारे डरपोक लोग है, कायर है, इसलिए इनका डर वाजिब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह हम अपने संविधान में विश्वास न करें, ऐसा हो नहीं सकता। कांग्रेस भारत के डीएनए में है और भारत कांग्रेस के डीएनए में है, इसलिए हम लोगों के लिए राजनीति करते हैं, ये वोटों के लिए राजनीति करते हैं। आज जो धरातल पे आप जाकर देखते हैं तो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। गरीबी देखिए कितनी बुरी तरह से हम पर आई है, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे गए हैं, कितने लोगों ने अपने रोजगार खोए हैं, कितने लोगों को रोजगार ये दे नहीं पाए हैं, जो बैठे हुए हैं कि पद जो है वो रिक्त पड़े हैं मगर उनमें ये भर्ती नहीं कर रहे हैं। किस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को इन्होंने किया, किस प्रकार से महिलाओं ने अपने प्रसव के लिए उनको जगह नहीं मिली है, कोई टॉयलेट में, कोई अस्पतालों के टॉयलेट में, कोई सड़कों पे, कोई घर से गांव से लाते हुए उनकी मृत्यु होती गई है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले केवल मोदी जी की चाटुकारिता करते रहे। ये बताएं ना, आप इनसे सवाल कर रहे हैं, कैसा सवाल है आपका भी? तो इनसे तो ये कहिए कि अच्छा मोदी जी होंगे ना आपके मुख्यमंत्री, क्योंकि मोदी जी इनके नगर निकाय जो के चुनाव होते हैं तो उसमें चेहरा होता है, पार्षद के चुनाव में भी चेहरा होते हैं, तो वो ही तो इनके मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, वगैरह वगैरह है। और कांग्रेस पार्टी में
में अनुशासन भी है मगर बोलने की आजादी है। और ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, अनुशासन के नाम पे गला घोटने का काम जिस प्रकार से मोदी जी ने किया है, जिस प्रकार से सबके फोनों की हैकिंग करके उनके ऊपर स्नूपिंग करी है, स्नूपिंग नहीं करी है, हैकिंग करके स्नूपिंग करी है, यानी कि निजता का हनन हुआ है। और ये कायरों की जो जमात है, मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, जनता बताएगी इन्हें, क्योंकि जनता चाहती है कि जिन विधायकों को वो चुने वो उनके प्रति जवाबदेह है। क्योंकि हमने पिछले 4.5 साल में देख लिया, और उसके पहले भी जो मोदी जी की सरकार रही है उसमें देख लिया है कि केवल मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ने का मतलब है और जिताने का मतलब है इनके कैंडिडेट्स को कि आपकी कोई नहीं सुनने वाला। इसलिए हम तो लोकतांत्रिक मूल्यों को रखेंगे और उनका संरक्षण करेंगे, क्योंकि ये हमारी। सुजाता जी, सवाल ये भी ना कि केंद्र में सरकार है बीजेपी की, और बीजेपी की जो केंद्र की योजनाएं होती जिनका फायदा सभी राज्यों को मिलता है केंद्र का, तो वो जो फायदा है योजनाएं उसको भुनाने की कोशिश तो हर कोई करता है। जब केंद्र में आपकी सरकार हुआ करती थी और आप जब चुनाव में जाते थे तो आप भी केंद्र की योजनाओं को लाते थे ना। सोनिया गांधी का चेहरा होता था होर्डिंग पे, राहुल गांधी का चेहरा होता था, प्रियंका गांधी का चेहरा होता था। तो इससे तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि आप उनका चेहरा, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ने क्यों जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, हमारे जो नेता हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, वो हमारे नेता हैं, तो वो शीर्षतम नेता है, वो हाई कमान है। लेकिन वो केवल हाई कमान ही नहीं है, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। हाई कमान का जो कुछ मतलब होता है वो उसका प्रतीक होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, राहुल गांधी जी ये नहीं कहते कि विधायक के चुनाव में भी मैं ही चेहरा बनूंगा, मुख्यमंत्री का चुनाव भी लड़ेंगे तो मैं ही चेहरा बनूंगा। मोदी जी चाहते हैं कि उनके अलावा और कोई ना हो। आप मुझे बताइए, वरना 57 के प्रचंड बहुमत की सरकार में 3 मुख्यमंत्री हमें मिल चुके, चौथे मुख्यमंत्री की हालत इतनी खराब है, वो जानते हैं कि इनके यहाँ इतनी गुटबाजी है कि उनको हटाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। और आप रोज सुनते हैं कि वो रोज बदलाव कर रहे हैं, कभी अधिकारियों को इधर से उधर कर रहे हैं, और फिर आज वो फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हैं, वो बैक फुट पे है। क्योंकि जिस तरह से वो एक अधिकारी को एक जगह से दूसरी जगह करते करते अपने आप आज फंसे हुए हैं, वो साफ दिख रहा है। जिस तरह से इनके यहाँ प्रदेश अध्यक्षों को भी हैं, ये इनका घर का मामला है। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर की बात आती है तो वो हमारे घर का मामला होता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के दल के मुख्यमंत्री अवश्य हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री सबके होते हैं और सबके प्रति जवाबदेह होते हैं। लेकिन वो खुद कोई कार्य नहीं करते। इनके पिछले वाले मुख्यमंत्री को देख लीजिए, वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि ट्रेन कभी पहाड़ चल सकती है, मोदी जी आए तो बताया। अगर मोदी जी ना आते। लेकिन सुजाता जी, स्थितियां कमोवेश कांग्रेस में भी वैसी हैं, संगठन का बदलाव हुआ है। क्या आप मानती हैं जो संगठन का बदलाव किया गया कांग्रेस पार्टी में, उससे सभी लोग संतुष्ट हैं? अभी भी वाजे दबे सुर में सामने बातें आ रही हैं। अगर बात करें, जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, हरीश रावत का गुणगान गा रहे हैं, और प्रीतम सिंह जो विपक्ष के नेता बनाए गए हैं, वो कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो डिसाइड करेगा कौन सा चेहरा होगा, हमें भी इस चेहरे को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। और जो बाकी कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको भी लेकर नाराजगी है पार्टी में। आपके में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, ये आप गलतफहमी है। और ये सारा जो प्रोपेगेंडा है ना, ये प्रोपेगेंडा होता है। हम कोई प्रोपेगेंडा पे नहीं जीते, हम लोगों के बीच में। आप लोगों के बीच में जाके एक बार कैमरा घुमा के बात करके तो देखिए, वो बताएंगे। सुजाता जी, नौ प्रभात जो हैं, विकास नगर के पूर्व विधायक जो हैं नौ प्रभात, क्या वो, उनका बयान आपने सुना? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो मैं मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, क्या वो उससे खुश हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। सब इतने दिग्गज नेता है हमारे यहाँ, तभी तो भारतीय जनता पार्टी फिर भी 4.5 साल कुछ कर पाई, क्योंकि हमारे यहाँ से ये तोड़ के लेके गए थे। वरना इनके यहाँ तो कैपेबिलिटी है ही नहीं। देखिए कितने नाकारे हैं इनके कार्यकर्ता, कि एक ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री ढंग का बन सके। ये इनकी मजबूरी है कि इन्हें अपने यहाँ से मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है, और वो हर मुख्यमंत्री फेल होता है। मैं आपको यही तो बता रही हूँ, देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो विरोध आज हो रहा है, केदारनाथ धाम के केदार समिति के जो अध्यक्ष पंडित विनोद प्रसाद शुक्ल, उन्होंने इस बात को साफ कहा है, कल बयान दिया है कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत आते हैं, 33 ग्राम है, उसमें पैदल घूम के दिखा दे, उनका कितना विरोध होगा वो जानते नहीं है। उन्होंने मांग करी है भारतीय जनता पार्टी से कि आप देवस्थानम बोर्ड भंग भी कर दे। सुजाता जी, खैर वो अलग मुद्दा है देवस्थानम बोर्ड का, उसको लेकर हम लगातार डिबेट कर ही रहे हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। हमारे साथ शिशुपाल जी भी हैं। शिशुपाल जी, इस बार राजनीति काफी बदल गई है, परसेप्शन लोगों का बदल गया है। क्या इस बार जब चुनाव में आम आदमी पार्टी उतरेगी, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर जनता के बीच जाएगी? देखिए, हमारे जो दिल्ली का विकास मॉडल है, जो काम की राजनीति है,
उसको हम लेकर के चल रहे हैं। जिस प्रकार से अभी नवीन ठाकुर जी कह रहे थे कि इनके पास तो कार्यकर्ता भी नहीं है, निश्चित रूप से हमारी पार्टी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, लेकिन दोनों पार्टियों का गुरूर तोड़ने में आम आदमी के कार्यकर्ता सक्षम हुए हैं। इसीलिए इन्होंने, चाहे मनीष सिसोदिया जी के डिबेट से मदन कौशिक का भागना रहा हो, मुख्यमंत्री का देना न रहा हो, तो ये सारे कार्यक्रम उसीलिए इनको चेंज करने पड़े। अगर कांग्रेस विपक्ष का रूप बिल्कुल भी नहीं निभा पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। जहां कांग्रेस की बात है, इनको आदत पड़ी हुई है चिल्लाने की कि जब समय आ जाएगा, 4 साढ़े 4 साल हो जाएंगे तो विपक्ष में हम रहेंगे तो हम चिल्लाएंगे, शायद लोग हमें वोट दे देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपका कि कांग्रेस को लोग वोट नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि सीधे सीधे बीजेपी को वोट देना, क्योंकि पिछले 5 साल में 141 से ऊपर विधायक कांग्रेस के बीजेपी ने खरीद लिए हैं या चले गए हैं। आज भी जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन शिशुपाल जी सवाल ये ना कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कहते हैं कि दिल्ली की स्थिति अलग है, उत्तराखंड की स्थिति अलग है, इनके पास उत्तराखंड में चुनाव लड़ाने के लिए लोग भी नहीं है। खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे, समय कम है। आखिरी सवाल नवीन जी आपसे है, क्या लगता है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि पुष्कर सिंह धामी जो हैं युवा चेहरा है और एक नारा भी लगाया जा रहा है युवा चेहरा और प्लस 60+ को लेके, तो हम ये माने पुष्कर सिंह धामी अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर भाजपा आती है? देखिए, मैंने कहा ये केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है, लेकिन पुष्कर धामी युवा है और लगातार फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। जैसे अभी जो है हमारी बहन सुजाता पॉल जी बड़ी हताश है कांग्रेस पुष्कर धामी से बनने से, मुख्यमंत्री बनने से हैरान है, परेशान है और उत्तराखंड में बिल्कुल बेजान है। और मुझे हंसी आ रही थी, सुजाता पॉल जी लोकतांत्रिक की बात कर रही थी संगठन में, ये कैसे भूल जाते कि इनके यहाँ तो एक परिवार का राज चल रहा है 70 साल से, परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाए। हंसी आती है, लोग भी हंसते हैं इनकी बातें सुनकर। 17 साल से माता श्री अध्यक्ष रही, सोनिया माता इनकी अध्यक्ष रही 17 साल। आप कल्पना कीजिए तब लोकतंत्र कहाँ था। उसके बाद अपने पुत्र को बना दिया। ठीक है, समय का अभाव है। नवीन जी, सुजाता जी कुछ कहना चाहती हैं, कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। अरे ये तो नाकारी पार्टी है, इनके सबके पापा एक है। सुनिए ना, आप सबके पापा एक है, मगर आपके पापा सबकी जासूसी करते हैं। मोदी चौकीदार भी है और झूठा चौकीदार, चोर है। मोदी जासूस, मोदी चोर चौकीदार, मोदी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के पिताजी, भारतीय जनता पार्टी के पिताजी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो इनके आगे तो अपने पिताश्री के अलावा कुछ देखने को नहीं है। ऐसे पिताश्री जहाँ पे माताश्री को आउट कर दिया, माताश्री को आउट कर दिया, बीवी को छोड़ दिया। अरे घर ठीक है सुजाता जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। कौन किसका पापा है, कौन क्या है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। और फिलहाल इस चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब देखने वाली बात होगी कौन किस चेहरे को लेकर उतरता है। फिलहाल इस चर्चा में इतने ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।